नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं ये लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें यूट्यूब आईडी साइंस क्लासेस और श्री अमनदीप सिंह साहब से प्राप्त हुआ है। तो चलिए बात करते हैं प्रिकॉल कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो देखिए, कंपनी जो है 1975 में कोयम्बटूर में स्थापित हुई और उस समय इस कंपनी का नाम प्रीमियर इंस्ट्रूमेंट्स कोयम्बटूर लिमिटेड था। इसके बाद 1981 में इस कंपनी का नाम बदलकर प्रीमियर इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल लिमिटेड कर दिया गया और 2004 में ये जो नाम इन्होंने बदला उसको शॉर्ट करके प्रिकॉल कर दिया गया, यानी कि प्रीमियर इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल लिमिटेड को शॉर्ट करके नाम को प्रीकॉल कर दिया है। अब ये नाम आज तक प्रचलित है और ये एक हाउस होल्ड नाम है। आप अगर कोई भी टू व्हीलर उठाएंगे स्पेशली, तो आपका उसका जो डैशबोर्ड है, यानी कि वो जो डायल जिसके ऊपर सारे नंबर्स वगैरह दिखाई देते हैं, स्पीड, आरपीएम और पेट्रोल टैंक और पेट्रोल मतलब फ्यूल का लेवल वगैरह, तो वो सारा आप गौर से देखेंगे तो उस पर प्रीकॉल लिखा रहता है। तो वो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली ये एक लीडिंग कंपनी है भारत में। और इसका लोगो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले इनका लोगो दूसरी तरीके का था, रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है और उस लोगो में इन्होंने एक तरीके से 4 एरोज बनाए हैं जो लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम वो आकर एक सेंटर पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि साहब ये जो लोगो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लोगो एक हमारे जो 4 स्तंभ हैं कंपनी में जिनके थ्रू हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि एक अच्छी चीज़ हम बना पाते हैं। तो इन चारों के सिनर्जेटिक एफर्ट के कारण, यानी जब ये साथ मिल के 4 लोग काम करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपके लिए वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये 4 लोग कौन है? पहला हमारे सप्लायर्स जिनसे रॉ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद हमारे एम्प्लॉय जो उस रॉ मटेरियल पे काम करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद जो हमारे कस्टमर हैं जिनको ये हम माल सप्लाई करते हैं, और जो चौथा है वो है शेयर होल्डर्स जिनकी कैपिटल के कारण हम ये सब करना संभव कर पाते हैं। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट इन्होंने एक अपने लोगों के थ्रू बताया है कि इन 4 लोगों के एक्शन से किस प्रकार से ये वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि इनके सेगमेंट्स क्या हैं। तो देखिए, ये बेसिकली एक शब्द में कहा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में अगर मैं बात करूँ, इन 3 को, ये जो पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला सेगमेंट है, एक एक करके फिर इनको समझेंगे भी। तो पहला सेगमेंट है वो है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा सेगमेंट है पंप एंड मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, और तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है स्विचेस एंड सेंसर्स। तो देखिए, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आजकल गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो डैशबोर्ड होता है उसमें, इवन टू व्हीलर्स के डैशबोर्ड में आपने वहाँ पे आरपीएम भी आता है, वहाँ पर फ्यूल लेवल भी आता है, वहाँ पे स्पीड भी आती है, वहाँ पर कई तरह की और इन्फॉर्मेशन जो है ना, स्पेशल ईवी वाली गाड़ियों में, तो जो ईवी, क्योंकि ये ईवी में भी हम एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डायल जो आपके पास सामने लगा रहता है उस गाड़ी पे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, कलरफुल और चमकदार रहता है। तो गाड़ी का एक एडिड फीचर ये भी है। तो ये क्या है, उस ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ को जनरली एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक साथ आपको दे रहा है। प्रिकॉल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेगमेंट में बाय वॉल्यूम वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। पहले नंबर पर जापान की निप्पॉन सीको आती है। अब दूसरे सेगमेंट की बात करें तो वो मैकेनिकल सेगमेंट है। उसमें ये पंप और मैकेनिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो पंप क्या हुआ?
जैसे ऑयल पंप है, तो ऑयल पंप का काम क्या है कि वो जितना भी आपके इंजन में हम ऑयल डालते हैं ना, जैसे चैम्बर में ऑयल अपन ने डाल दिया एक्टिवा अगर आपके पास होगा तो वहाँ से जो है इंजन के डिफरेंट पार्ट्स को ये ऑयल जाता है सर्टेन प्रेशर से और प्रॉपर क्वांटिटी में। तो वो जो ऑयल का जो पंप है वो ये बनाती है। इसके बाद एक फ्यूल पंप होता है, तो वो फ्यूल पंप है वो इंजन को प्रॉपर जो है फ्यूल की सप्लाई करता है प्रॉपर प्रेशर से प्रॉपर टाइम पर, तो वो ये बनाते हैं। और तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो ये सेंसर्स बनाते हैं। तो सेंसर क्या हुआ, वो चीज़ जो ये सेंस करती है कि आखिर इंजन का टेम्परेचर कितना हुआ। अगर आपने कभी इंजन का बोनट, गाड़ी का बोनट का खोल के देखा होगा तो उसमें कई बार वायर होता है एक, तो वायर के नीचे एक प्रोब लगा रहता है, वो इंजन में जाता है, तो वो एक्चुअली सेंसर होता है। वहाँ से वो सेंस करके जो सिग्नल है ना वो डैशबोर्ड तक आता है। तो इस तरह के तो टेम्परेचर से रिलेटेड सेंसर, फिर स्पीड से रिलेटेड सेंसर्स, फिर प्रेशर से रिलेटेड सेंसर्स, फिर फ्यूल लेवल से रिलेटेड सेंसर, तो ये इस तरह के सारे सेंसर्स भी ये बनाते हैं। और इसके अलावा ये किन किन के लिए बनाते हैं, तो देखिए 2 व्हीलर के लिए बनाते हैं, 3 व्हीलर के लिए बनाते हैं और 4 व्हीलर्स के लिए बनाते हैं। तो 4 व्हीलर्स में कार्स के लिए भी बनाते हैं, बसेस और ट्रक्स के लिए भी बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक्टर्स के लिए भी बनाते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जो है ना, जैसे जेसीबी वगैरह, तो इनके लिए भी ये सारे इक्विपमेंट्स ये बनाते हैं। और अपने सेगमेंट में, यानी इस तरह की जो 3 सेगमेंट में, इनमें इनका बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन है और बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ बनाते हैं। अगर आपके आसपास कोई मैकेनिक हो तो आप उससे इनका नाम लीजिएगा इस कंपनी का, तो वो तुरंत आपको कह देगा कि हाँ, इसका जो प्रोडक्ट आता है ना वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो इनके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये मैं आपको इनकी स्ट्रैटेजी है वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे इन्होंने अपने प्लांट्स के थ्रू अपने बिजनेस को डेवलप किया है। बिजनेस का डेवलपमेंट प्लांट्स के थ्रू, ये आपको अजीब बात लगेगी, लेकिन आप जब इसको सुनेंगे तो आप इनकी स्ट्रैटेजी से कन्विंस भी होंगे। इसके बाद इनके जो कुछ सब्सिडरीज और ऑफिसेज हैं वो इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, दुबई और इन कंट्रीज़ में भी है। और 16 कंट्रीज़ के लिए OEM सप्लायर हैं। तो OEM क्या हुआ कि जब आप प्रोडक्ट कोई बनाते हैं तो जब नया, जैसे मान लीजिए मारुति वाला है, तो मारुति वाले को जब ये अपना डैशबोर्ड या वो जो स्पीडोमीटर सप्लाई करते हैं तो ये OEM सप्लायर हुए। अब बात रही उस स्ट्रेटेजी की जो जिसकी मैंने बात अभी आपसे की, ये क्या करते हैं, देखिए ये इनकी ग्रोथ एक स्ट्रेटेजी एक पर्टिकुलर तरीके की है। ये क्या करते हैं कि इनके जहाँ जहाँ कस्टमर्स अपने प्लांट्स खोलते हैं, यानी जहाँ जहाँ वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ ये पीछे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि मेरा जो माल जो है वो डिपेंडेंट है इन OEMs के ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए बजाज ने एक प्लांट खोल लिया मान लीजिए पूना में, और इनका वहाँ प्लांट नहीं, तो ये जाके वहाँ पर अपना प्लांट खोल लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर के और उसकी रिक्वायरमेंट समझते रहते हैं। अब दूसरा ये है कि उसको ये पता रहता है आखिर इनको अब किस क्वांटिटी में माल की ज़रूरत है, तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर प्लांट होता तो कम्युनिकेशन में भी दिक्कत होती है, फिर भेजने लाने और उसका खर्चा भी पड़ता है और टाइम का भी पता नहीं है, बीच में रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, फिर क्या है, जब कम्युनिकेशन लगातार होता है सामने वाली पार्टी से, आपके कस्टमर से, तो होता ये है कि इनके कस्टमर्स जब प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं तो उस समय इनको भी ये बात पता लग जाती है कि आखिर ये किस तरह की प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, और उसके साथ साथ ही ये अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग भी बैक टू बैक कर लेते हैं। तो कस्टमर को भी फ़ायदा कि उसको जो है टाइम से सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है, और इनको भी फ़ायदा कि इनको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल मिल जाता है, और कस्टमर के साथ रिलेशन जो है वो जुड़ा रहता है। दूसरा क्या है, फिर इनका जो बड़ा फोकस है वो R&D पर है। और मैं आपको बताऊं, इनके 2 कोयम्बटूर में R&D सेंटर है, और वहाँ पर ये अपने रेवेन्यू का
4.5% खर्च करते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी रकम है ये, 4.5% R&D पे खर्च करना। और इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट है ना, नए नए प्रोडक्ट बहुत फास्ट ये तरीके से ये जो है चर्न आउट कर देते हैं। एक रीज़न तो ये क्योंकि इनको कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता होती है, और कस्टमर जो होता है यानी जैसे बजाज ऑटो है, उसको बाइक बनानी है, तो वो बाज़ार से जो फीडबैक लेता है उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, और उस प्रोडक्ट डिज़ाइन के हिसाब से ये उसमें जो ये सप्लाई माल कर सकते हैं उस तरीके से तुरंत डिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि इनके खुद का R&D सेंटर है। तो बहुत ही देखिए, बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज जो है इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही शानदार है। फिर जो इनका 90% रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक OEM से आता है, मतलब डोमेस्टिक जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ से आता है, और बाकी 10% जो है वो या तो एक्सपोर्ट से आता है और या रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। फिर इसके अलावा जो OEM में भी जो टोटल रेवेन्यू का 69% वो टू व्हीलर्स वाले के पास से आता है, तो करीब करीब आप मान लीजिए 70%। तो इनका जो मेजर आप ये कहें रेवेन्यू का जो मेजर पोर्शन है वो टू व्हीलर वालों से आता है और OEM से आता है। तो ये एक इनके लिए अच्छी बात भी है कि इनकी रिलेशनशिप बड़ी पक्की है, और इनके लिए ख़राब बात भी, क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क है कि अगर टू व्हीलर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई तो इनका जो है, इनका जो मार्केट है या इनकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी उसमें परेशानी आ सकती है। फिर ये क्लाइंट्स की बात करूं तो देखिए, टू व्हीलर में TVS मोटर, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प्स और इस तरह की कंपनियां, फिर आयशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड बनाती है, फिर फोर व्हीलर में पैसेंजर व्हीकल्स में आप ये देख लीजिए टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसमें JCB, और बहुत सारे इनके इस तरह के क्लाइंट्स हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने सुंदरम ऑटो करके जो कंपनी है उसकी एक इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस को इन्होंने एक्वायर किया है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जो आपके गाड़ियों में, जैसे आप बाइक देखिए तो बाइक में जहाँ जहाँ आप समझ लीजिए एक रेड कलर की बाइक है, तो जो जो पैनल पे रेड कलर लगा हुआ है ना, वो सारे पार्ट्स जो हो प्लास्टिक के जनरली बने हुए होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो सारे पार्ट्स आप देखेंगे तो वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बने रहते हैं। प्रिकॉल ने जो सुंदरम ऑटो का ये बिजनेस एक्वायर किया, उससे इनको दो तरह की मदद मिलेगी। एक तो ये है कि उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो इनको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इनके जो प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि ये जो माल अभी नहीं बना रहे, वो माल अब ये कस्टमर्स को अपने रिलेशनशिप के थ्रू डायरेक्ट पास ऑन कर सकें। तो ये कहते हैं कि जब हमने ये एक्वायर किया तो हम इस साल में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में, हम 20% की रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे इसके सहारे। वैसे ओवर ए मीडियम टर्म यानी 3-4 साल के ड्यूरेशन में ये रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में 11.5 से 12.5% की ग्रोथ करेंगे, जो एक अच्छा फिगर है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इनकी जो है स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए 50 साल से एग्जिस्ट करती है कंपनी और क्वालिटी में नंबर 1 है, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर इसके अलावा बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत ही अच्छी है, और जो टू व्हीलर के मार्केट में इनकी इनके जो पार्ट्स हैं वो मार्केट लीडर हैं। अब नेगेटिव की अगर इनकी वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस में देखिए सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि ये जो है ना, इनका जो रॉ मटेरियल 50% तक का रॉ मटेरियल जो है ना वो इम्पोर्ट होता है, और ये जो माल इंपोर्ट होता है इसमें 70% करीब करीब चाइना से होता है, और फिर कुछ साउथ कोरिया से होता है, वियतनाम है, थाईलैंड से। तो हालांकि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अपना जो इंपोर्ट का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, नहीं सोर्सिंग जो है डिफरेंट कंट्रीज से कर दी जाए, क्योंकि आजकल जैसा माहौल चल रहा है ये जियोपॉलिटिकल रिस्क वाला, और कभी किस कंट्री में कोई टैरिफ लगा देता है, कभी किसी से वॉर हो जाती है, कभी कोई और तरीके का बैन लगा देता है। तो ये सारी अनसर्टेनिटी से ऐसा नहीं हो कि कहीं इनको जो रॉ मटेरियल की जो है ना वो प्रॉब्लम आने लग जाए। वो एक रेयर अर्थ मैग्नेट वाला किस्सा तो अभी चल ही रहा है। तो आप इन चीज़ों को जो खासकर वीकनेसेस है ना उनको आप बड़ा ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये आपको कंपनी में क्या हो सकता है या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो उसकी तरफ आपको इशारा करते हैं। फिर क्या है
इनका जो कंसंट्रेशन जैसे मैंने बताया वो टू व्हीलर सेगमेंट में है, तो ये इस कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रक, बसेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो फोर व्हीलर्स है या थ्री व्हीलर्स हैं, उस वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट का फोकस बढ़ाएं। इसके अलावा ये ईवी सेगमेंट में भी आ गए, क्योंकि क्या है कि इंजन वाला जो पार्ट है वो ये बनाते नहीं है। ये जो पार्ट्स बनाते हैं जैसे डायल है, जिसको जिसको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के बोलते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली इनका मेन प्रोडक्ट है इनका। तो वहाँ पर क्या है, वो तो ईवी में भी चलेगा, तो वहाँ पर ये आ रहे हैं। फिर ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई सर्किट्स वगैरह वो भी बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट के लॉन्च में या प्रोडक्ट के क्वालिटी में या प्रोडक्ट के इनोवेशन में इनका कोई जवाब नहीं है। तो जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही ये अपना प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी लॉन्च कर देते हैं। ये आज तक का इनका रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो है इनका 5400 करोड़ का है। आरओई 18% है, बहुत ही अच्छा आरओई है। और डेट टू इक्विटी वो भी हर 100 रुपये पे 18 रुपये का कर्जा है, कोई ख़ास बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। P32 है, रीज़नेबल है, ठीक है, सस्ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हो, और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की कंपनी को देखते हुए इसको ये कहे कि एग्जॉर्बिटेंट है और इसके तो आगे कोई पैसा बनने की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जितना भी कम से कम हो सके वो अच्छा है। फिर 3 साल की सेल 20% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है 47% बढ़ा है। प्रोमोटर के पास 38.51% है, FII के पास 16.26% है, DII के पास 15.66% और पब्लिक के पास 29.57% है। तो ऑल इन ऑल मैं ये बात करूं कि जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं 50-50 साल से ये जो कंपनीज़ हैं एग्जिस्ट करती हैं, क्वालिटी बड़ी शानदार है और जिनकी तरफ अभी कोई देख नहीं रहा है, प्राइसेस रेंज में चल रही है, एक रीज़नेबल पी है, डेट भी बहुत कम है, और इनको ये पता आता है, इनको इस तरह की कंपनीज़ को ये पता होता है कि मार्केट की नब्ज़ क्या है। तो जब ऑटोमोबाइल सेक्टर या जैसे ऑटो एंसिलरीज़ या ऑटो पार्ट्स का नंबर बाज़ार में आएगा, तो वैसे वैसे इन कंपनीज़ की भी ग्रोथ होगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में चर्चा करें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।